नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफल स्टडीज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने यानी सफल स्टडीज की टीम ने कक्षा 6 के भूगोल का एक सीरीज आरंभ कर दिया है और हमने आपके पिछले वीडियो में अध्याय 1 जो कि कक्षा 6 के भूगोल का है उसे अच्छी तरह से समझाया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको अध्याय 2 यानी कि पृथ्वी और उसकी गतियाँ नामक अध्याय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और इससे संबंधित आपको नोट्स भी उपलब्ध कराते जा रहे हैं और आपको अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सफल स्टडीज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजा दें ताकि आपको अध्याय 3 का वीडियो मिल सके और भी कुछ एजुकेशनल वीडियोज आप लोगों को उपलब्ध हो सके। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ अपने सहपाठियों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ जाए और वे भी कक्षा 6 के अध्याय 2 यानी पृथ्वी और उसकी गतियों से संबंधित नोट्स प्राप्त कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी और उसकी गतियाँ। जैसा कि अध्याय के नाम से ही स्पष्ट हो चुका है कि इस अध्याय में हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उसकी गतियों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में कि पृथ्वी पर दिन रात के बारे में हम आपको बताएंगे। दिन रात किसके कारण होता है, ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है और भारत के उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बारे में आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि दिन रात कब बराबर होती है, कब दिन ज़्यादा बड़ा होता है और कब दिन छोटा होता है, कब रात बड़ी होती है, कब रात छोटी होती है। तो इन सभी के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होती है किस गति के कारण? घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर यदि दिन और रात हो रही है तो वह पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही हो रही है, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण ही हो रही है। और इस दैनिक गति की अवधि मात्र 24 घंटे होती है और ये दैनिक गति की जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पृथ्वी के दैनिक गति की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ठीक, ये आपने दैनिक गति के बारे में जान लिया। दैनिक गति को ही घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के दैनिक गति की अवधि 24 घंटा है और दैनिक गति की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए आपको सूर्य पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है। और अब हम आपको बताने वाले हैं परिभ्रमण गति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, परिभ्रमण गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। ठंडी, गर्मी, बरसात, बसंत, ये सभी ऋतुएं परिभ्रमण गति के कारण ही होती हैं और वो पृथ्वी के परिभ्रमण गति के जो अवधि है वो 365 दिन है। 365 दिन है पृथ्वी की परिभ्रमण गति की अवधि। ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। आपने कभी सोचा है कि ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन क्यों होती है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब पृथ्वी घूर्णन करता है तो उसके घूर्णन गति के कारण वहाँ पर लगातार 6 महीने सूर्य का प्रकाश पड़ता ही रहता है और 6 महीने सूर्य का प्रकाश एक ध्रुव पर पड़ता है और एक ध्रुव पर नहीं पड़ता है, जिस कारण 6 महीने रात होती हैं। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपना टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ें। तो पृथ्वी की जो दैनिक गति है तो उसके से संबंधित कुछ ये चार्ट हैं। ठीक है, 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव पर दिन रात बराबर होती है और दक्षिणी ध्रुव पर भी 21 मार्च को दिन रात बराबर ही होती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 21 मार्च को सूर्य प्रकाश लंबवत रूप से विषुवत रेखा पर पड़ता है, जिस कारण 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दिन और रात दोनों बराबर होती हैं। ठीक,
और एक तय सितंबर को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दिन और रात बराबर होती हैं, क्योंकि उस समय भी विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से पड़ता है। तो आपको ये 2 डेट याद रखने हैं, ये 2 तिथि 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन क्या होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में दिन रात बराबर होती है और सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से विषुवत रेखा पर ही पड़ता है। ठीक है, और फिर 2 और डेट हैं, 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर दिन बड़ी होती है और रात छोटी होती है। उत्तरी ध्रुव पर 21 जून को दिन बड़ी होती है, रात छोटी होती है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि उस समय दक्षिणी ध्रुव पर, उस समय मतलब 21 जून को दक्षिणी ध्रुव पर दिन जो होती है रात से छोटी होती है, यानी कि रात बड़ी और दिन छोटी होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से कर्क रेखा पर पड़ता है। ठीक है, आगे है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव पर दिन छोटी रात बड़ी होती है, यानी कि रात बड़ी और दिन छोटी होती है 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव पर। वहीं इसका जस्ट उल्टा होता है दक्षिणी ध्रुव पर। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर दिन बड़ी और रात छोटी होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से मकर रेखा पर पड़ता है। आप इस चार्ट को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा आपके कक्षा के परीक्षा में भी ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं और विभिन्न एग्जाम्स में भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मायने होते हैं, तो इसलिए आप इसे नोट कर लें। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे हम आपको बता दें कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 21 मार्च और 23 सितंबर, आपने चार्ट में देखा होगा कि 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अर्थात पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर दिन रात बराबर होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से विषुवत रेखा पर पड़ता है। तो 21 मार्च को दिन रात बराबर होती है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर, इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर समदिवारात्रि कहलाते हैं, क्योंकि जो 21 मार्च को होता है दिन रात बराबर, उसी तरह 23 सितंबर को भी दिन रात बराबर होता है। तो समदिवारात्रि तिथि कौन कौन सी हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। आगे है सालों भर गर्मी रहती है। जिस कटिबंध में सालों भर गर्मी रहती है वो कौन सा कटिबंध कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। आपको इस अध्याय में टोटल 3 कटिबंध के बारे में पढ़ना है, जिसमें है कि सालों भर गर्मी रहती है और वर्ष भर ठंडी रहती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से अपेक्षाकृत कम गर्मी रहती है। तो 3 पेटी हैं। सबसे पहला पेटी जो है वो उष्ण कटिबंध की पेटी, शीतोष्ण कटिबंध की पेटी और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध की पेटी क्या है? तो वैसा स्थान, यानी कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ वर्ष भर गर्मी रहती है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंध, पृथ्वी का वह भाग जहाँ उष्ण कटिबंध से कम गर्मी रहती है, वो शीतोष्ण कटिबंध है। और शीत कटिबंध, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सालों भर ठंडी रहती है, वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ध्रुवों पर शीतोष्ण कटिबंध होते हैं, शीत कटिबंध होते हैं, ध्रुवों पर शीत कटिबंध होते हैं और शीतोष्ण कटिबंध होते हैं मकर रेखा और कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। और उष्ण कटिबंध की पेटी होती है विषुवत रेखा के निकटतम क्षेत्रों में। तो आपको अच्छी तरह से इस अध्याय का सारांश समझ आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, आप इस जो नोट्स हमने आपको उपलब्ध कराया है, इसे आप अपने टेक्स्ट बुक अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, अपने सहपाठियों की सहायता के लिए शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।